अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। चलिए भाई, आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। अच्छा, सबसे पहले टॉपिक के नाम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। बहरोज, स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कहते हैं। यानी कि पार्लियामेंट का जो भी लॉ है उसको हम स्टैट्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि थेफ्ट एक्ट है, डेंजरस डॉग्स एक्ट है, ऑफेंसिव वेपन्स एक्ट है, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट है। सही। तो जो भी पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ होता है उसको हम स्टैट्यूट कहते हैं। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग। सही है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है आप उसका मीनिंग डिटरमिन कर रहे हैं, आप उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही, क्लियर है? राइट। जैसे कि लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं। सही है? उनका काम क्या होता है कि भाई अगर दो लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है जिसको दो लैंग्वेजेस आती हैं। वो अंडरस्टैंडेबल जो भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर कन्वर्सेशन को कन्वर्ट कर देता है, उसके मीनिंग को समझा देता है। अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही तो, किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो देखिए, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का कलेक्टिवली मतलब क्या हुआ कि हमें कभी कभी एज अ जज, ठीक है, हमें कभी कभी एज अ जज स्टैट्यूट का मीनिंग डिटरमिन करना पड़ता है। यानी कि जजेस को कभी कभी वर्डिंग्स ऑफ लॉ समझ नहीं आती। जजेस को कभी कभी लॉ का कंटेंट समझ नहीं आता, उनको लॉ का मतलब फाइंड आउट करना पड़ता है। सही। तो जब सही लॉ सर। का मतलब वो फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए वो सर्टेन टूल्स का यूज करते हैं, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं। वो हम स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की नीड क्या है, क्यों स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है जजेस को क्यों कंफ्यूजन्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना है तो जजेस किन रूल्स का यूज करते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और जजेस कैसे उसका ट्रू मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यस। चल, अब देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इंटरप्रिटेशन की। जब हम इम्पोर्टेंस की ऊपर बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है, तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि देखें, जहां दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वहां पर इंटरप्रिटेशन का इशू आएगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे दूं। देखें, मिसाल के तौर पर रिलीजन की बात कर लेते हैं। यस सर। इस्लाम एक रिलीजन है। इस्लाम आया, आप सल्लम लेकर आए। ठीक है, कोई उस वक्त कंफ्यूजन नहीं थी, कोई उस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है, खत्म नबूवत वाला कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, एक राइट ही सर। कॉन्सेप्ट था, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और उस वक्त के मुस्लिम्स के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्यों? आप सल्लम जो इस्लाम लेकर आए वो हयात थे, वो जिंदा थे। तो हर कंफ्यूजन
क्लियर हो जाती थी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी लोग सवाल कर लेते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद मल्टीपल इश्यूज जो है वो आना शुरू हो गए। क्यों? वजह, एक गैप आ गया, एक गैप आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, सहाबा के बाद उनके फॉलोअर्स, फिर उनके कंपेनियंस, फिर उनके फॉलोअर्स, कर करके एक काफी ज्यादा गैप आ गया। तो हुआ क्या कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा थे वो नो डाउट इस्लाम की बहुत डेप्थ में नॉलेज रखते थे, उनके कंपेनियंस थे वो भी बड़ी डेप्थ में नॉलेज रखते थे। लेकिन जैसे जैसे ये चेंज बढ़ती गई, जब आप तक और मेरे तक इस्लाम आया तो मल्टीपल इश्यूज क्रिएट हो चुके थे। सही है, मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स आ गए जी सर। कि भाई एक शिया कम्युनिटी बन गई, एक सुन्नी कम्युनिटी बन गई, फिर विद इन सुन्नीज मल्टीपल कम्युनिटीज बन गई, विद इन शिया मल्टीपल कम्युनिटीज बन गई। ठीक है, फिर उन कम्युनिटीज की भी फर्दर डिवीजन हो गई, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो गए, कुछ नॉर्मल थे जो कि थोड़ा सा काम बिहेवियर वाले लोग थे। तो काफी ज्यादा डिवीजन आ गई, काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। वजह वजह ये था, वजह ये थी कि हर किसी ने अपने तरीके से इस्लाम को इंटरप्रेट किया, अपने तरीके से कुरान को इंटरप्रेट किया, जिसकी जितनी नॉलेज थी। जिनके पास ज्यादा नॉलेज थी वो बिल्कुल उसको अप्रोप्रिएट मैनर में फॉलो करते हुए। लेकिन हम जैसे लोग जिनके पास नॉलेज कम है, हमने क्या किया, हमने अपने इंटरेस्ट की चीजों को समझा लेकिन बाकी चीजों को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट। इंटरप्रिटेशन इश्यूज, मतलब समझने में गलती की। ठीक है, अब क्या है, यस। ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो किस बेसिस के ऊपर है भाई? किसी के कुछ बिलीव्स हैं, किसी के कुछ बिलीव्स। ये बिलीव्स कैसे बने? हर किसी ने अपने तरीके से इस्लामिक टीचिंग्स को इंटरप्रेट किया, अपने अपने वेज से इस्लामिक टीचिंग्स को, कुरान को, सुन्नत को, हदीस को इंटरप्रेट किया अपने अंदाज में। तो देखें, ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने की जरूरत क्या है, स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करना क्यों जरूरी। देखिए, स्टैट्यूट्स को यानी पार्लियामेंट्री लॉ को इंटरप्रेट करना इसलिए जरूरी है कि लॉ बनाती है पार्लियामेंट। यूके पार्लियामेंट लॉ बनाती है और अप्लाई करते हैं जजेस। दो पार्टीज हैं, अगेन वही वाली बात जो मैंने एग्जांपल में आपसे कही कि एक वो लोग हैं जो इस्लाम लाए, जिन्होंने इस्लाम को जो है वो बहुत करीब से समझा, जिन्होंने उसके ट्रू मीनिंग को समझा। और एक वो लोग थे जिन्होंने सुना और किताबों में पढ़ा, तो उन्होंने डिफरेंट अंदाज में इंटरप्रेट किया। इसी तरह दो पार्टीज हैं, एक पार्लियामेंट, एक जुडिशरी। ठीक है, पार्लियामेंट बना रही है लॉ, जजेस कर रहे हैं एप्लीकेशन, जजेस उन पर्टिकुलर लॉज की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इंटरप्रिटेशन इश्यूज आते हैं। बनाने वाला कोई और है, अप्लाई करने वाला कोई और है। बनाने वाले की क्या इंटेंशन है, अप्लाई करने वाले को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो वो कभी भी उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं कर सकेगा। तो जजेस को इंटरप्रिटेशन करना इसलिए जरूरी है, जजेस के लिए इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है ताकि लॉ का ट्रू मीनिंग फाइंड आउट हो सके और लॉ के मीनिंग के हिसाब से डिसीशंस जो है वो आ सके। जब एप्लीकेशन प्रॉपर होगी तो पार्लियामेंट्री लॉज को जजेस जो है वो इफेक्ट दे रहे हो, उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर रहे हो और जस्टिस जो है वो सबको नजर आएगी। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जरूरी क्यों है? पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जहां दो पार्टीज इन्वॉल्व है वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मतलब समझने में
डिफिकल्टी होती है। सही है, पहला तो ये रीजन हो गया। Yes, दूसरा sir. रीजन क्या है, या दूसरे रीजंस कौन से हैं? दूसरे रीजंस में एक रीजन है यूज ऑफ ब्रॉड वर्ड्स इन लॉ। ब्रॉड वर्ड्स का मतलब क्या है बहरोज? ब्रॉड वर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स लॉ में यूज होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, या आप कह लो कि ठीक है. एक जनरल बात होती है जिसके मल्टीपल मीनिंग निकाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि एनी शार्प ऑब्जेक्ट कीपिंग any sharp object in your pocket is an offense, and any material that could be regarded as sharp, that could be regarded as sharp, will be considered an offense if it is kept for the purpose of causing harm. ठीक है, अब मैंने यहां पर बड़ी जनरल सी बात की है, शार्प। अब शार्प की डेफिनेशन क्या है? कितना शार्प, कितना शार्प, कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मैंने मेंशन Right. किया है? मैंने एनी का वर्ड यूज कर दिया, मैंने सिर्फ एक जनरल वर्ड यूज कर दिया कि शार्प ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ कैरी करना जो है वो ऑफेंस। अब शार्प ऑब्जेक्ट्स में तो गाड़ी की चाबी भी आ जाती है, शार्प Yes, ऑब्जेक्ट्स sir. में तो आपकी वॉच की नीडल्स भी आ जाती हैं। सही, शार्प ऑब्जेक्ट्स में और मल्टीपल चीजें, शार्प ऑब्जेक्ट्स में टूथपिक भी आ जाती है। ठीक है, टूथपिक आ जाती है, और भी मतलब बड़ी माइनर माइनर सी चीजें, आपके जो कार्ड्स होते हैं वॉलेट्स, वो Yes, भी sir. शार्प है, उनसे कट लगाया जा सकता है। तो शार्प की डेफिनेशन क्या है? आप बता दें कि भाई लेट से नाइफ रखना ऑफेंस है, आप बता दें कि भाई लेट से कोई ब्लेड रखना ऑफेंस है, आप बता दें कि कोई पिन रखना ऑफेंस है। ठीक है, या आप बता दें कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इतना शार्प हो जो इमीडिएट ब्लीडिंग कॉज करे, उसको रखना ऑफेंस है। ये होगी क्लियर बात। लेकिन Yes, sir. जनरल वर्ड यूज कर देना, ब्रॉड वर्ड यूज कर देना, जिसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकती है, वो जब वर्ड यूज होगा लॉ के अंदर तो वो डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जैसे कि मैंने Right. आपको एग्जांपल दी। अब देखें लॉज के अंदर क्योंकि कभी कभी ब्रॉड वर्ड्स का यूज होता है, इसीलिए इंटरप्रिटेशन करना जजेस के लिए जरूरी हो जाता है, ताकि वो फाइंड आउट कर सकें कि पार्लियामेंट ने लॉ किस पर्पस से बनाया, पार्लियामेंट ने इस वर्ड का यूज क्यों किया, किस पर्टिकुलर चीज को पार्लियामेंट अवॉइड करना चाह रहा था लॉ के थ्रू। लॉ क्यों बनाते हैं? ताकि ऑफेंसेस को अवॉइड किया जा सके, ताकि लाइबिलिटीज को डिफाइन किया जा सके। ठीक है, तो ब्रॉड Yes. वर्ड्स एक फैक्टर है। बात समझ आ गई आपको? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जी सर. चले अब आए जरा ब्रॉक वर्सेस डीपीपी के केस के ऊपर। मुझे बताएं इस केस के अंदर क्या ब्रॉड वर्ड था और जजेस ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया। An issue arose. मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर देता हूं जो कि ब्रॉड वर्ड है।
Yes, sir. जी बताएं। Any. ठीक है, वो तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप मुझे आपके फैक्ट समझाएं। सर इसमें सर ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो ये it includes other dogs also which are not एग्जैक्टली pedigree. अच्छा देखो, बेसिकली अगर हम पूरे केस को प्रॉपरली इंटरप्रेट करें तो बेसिकली पार्लियामेंट का एक लॉ था, डेंजरस डॉग्स एक्ट। अब डेंजरस Yes, डॉग्स sir. एक्ट टाइटल से हमें बात समझ आ रही है कि पार्लियामेंट बेसिकली डेंजरस डॉग्स को डिफाइन करना चाह रहा था। डेंजरस डॉग्स जब पार्लियामेंट डिफाइन कर देता है, बता देता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो पर्टिकुलर डॉग्स रखना जो है वो अलाउड नहीं होता। और अगर अलाउड होता है तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में अलाउड होता है, सर्टेन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। आपको परमिशन लोकल काउंसिल से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि वेदर आप अपनी कस्टडी में डॉग रख सकते हैं नहीं रख सकते। उसकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो आपको मीट करनी पड़ती हैं कि भाई आपको जो है वो एक कीपर रखना पड़ेगा जो हर वक्त उस डॉग को सुपरवाइज करेगा कि कहीं वो किसी को लॉस कॉज तो नहीं कर रहा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, तो पार्लियामेंट बेसिकली डेंजरस डॉग्स एक्ट बना रहा था। और डेंजरस डॉग्स एक्ट 1971 के अंदर एक प्रोविजन था, एनी डॉग ऑफ द टाइप पिटबुल टेरियर। अब यहां पर इन्होंने वर्ड यूज किया टाइप पिटबुल टेरियर। अगर ये Yes, स्पेसिफिक ब्रीड मेंशन कर देते, अगर ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर देते तो बात क्लियर हो जाती। इन्होंने yes, बोला sir. एनी डॉग ऑफ द टाइप पिटबुल टेरियर। अच्छा अब देखें, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डॉग्स आपस में शेयर करते हैं, यानी कि स्ट्रीट डॉग और एक जर्मन शेफर्ड के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। सही है, तो ये जो Yes, टाइप का sir. वर्ड है, ये तो हर किसी को, हर डॉग को टाइप Her dog पिटबुल apply. टेरियर, हाँ, टाइप पिटबुल टेरियर के अंदर वो जो है फॉल करवा सकता है। Right, क्यों? sir. क्योंकि क्लियर वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ वो। तो ये देखें, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और जजेस के लिए फिर जरूरी हो जाता है कि वे लॉ का ट्रू मीनिंग फाइंड आउट करें कि पार्लियामेंट किस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना चाह रहा है या पार्लियामेंट क्या कहना चाह रहा है। पार्लियामेंट की इंटेंशंस को अफेक्ट देना जजेस का काम है। तो जजेस जो है फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं यूजिंग इंटरप्रिटेशन रूल्स, और फिर फाइंड आउट करते हैं कि पार्लियामेंट्री लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्लियर है बात? Yes, sir. चलें, सेकंड रीजन, इनफैक्ट थर्ड रीजन। पहला रीजन हमने बात की कि दो पार्टीज हैं तो इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आएंगे। दूसरी बात हमने की कि पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर कभी कभी ब्रॉड वर्ड्स होते हैं। अब तीसरी बात कर रहे हैं कि कभी कभी एम्बिग्विटी की वजह से इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाती है। एम्बिग्विटी का मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, कभी कभी एक वर्ड कोई ऐसा यूज कर देता है पार्लियामेंट जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे ब्रॉड वर्ड है उसके भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, इसी तरीके से कोई ऐसा वर्ड है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग। ठीक है, ब्रॉड वर्ड्स के अंदर सेंटेंस में वो कोई ऐसा वर्ड यूज करेगा जिससे मीनिंग अनक्लियर हो जाएगा, और कभी कभी एक स्पेसिफिक वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे बताओ, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रोकिंग? आपके ख्याल में स्ट्रोकिंग वर्ड का मतलब क्या है? Sir, what? Stroking. स्ट्रोकिंग, चलो इसको मैं सेंटेंस में यूज कर लेता हूँ। ही सॉ हिम स्ट्रोकिंग अ डॉग। क्या मतलब समझ आता He saw him. है? स्ट्रोकिंग अ डॉग, स्ट्रोकिंग का मैं चलो आपको मतलब बता देता हूँ। स्ट्रोकिंग के दो मतलब है। अपेरेंट मीनिंग इसका जो है, ऑब्वियस मीनिंग, कॉमन मीनिंग आप कह लो, मारना।
स्ट्राइक से निकला है स्ट्रोक, स्ट्रोक से फिर स्ट्रोकिंग, ठीक है। यस सर। स्ट्रोकिंग का मतलब मारना, लेकिन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्ट्रोकिंग प्यार करने को भी कहते यस सर। हैं, यानी कि वो जो हम प्यार से हाथ फेरते हैं ना हाथ फेरना है डॉग के सर। ऊपर, हाँ स्ट्रोकिंग। तो देखें, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ऐसा कोई अगर सिनेरियो आ गया कि पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग है, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है, उस सिचुएशन में भी जजेस को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके मीनिंग को डिटरमिन करना होगा और फिर लॉ को जो है वो प्रॉपर मैनर में अप्लाई करना होगा। क्लियर है? यस आ जाए नेक्स्ट रीजन के ऊपर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बैरोज? ये हम पढ़ रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन की नीड क्यों है, क्यों जजेस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, क्यों एज इट इज अप्लाई नहीं कर लेते। ये हम यस रीजंस पढ़ रहे हैं कि मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और जब कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो जजेस की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्लियामेंट्री लॉ का ट्रू मीनिंग फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर लॉ की एप्लीकेशन करें। ठीक है। यस नेक्स्ट रीजन, ड्राफ्टिंग एरर्स। ड्राफ्टिंग एरर क्या होता है? सर, ड्राफ्टिंग मींस जब लॉ लिखा जा रहा का है, लिखा कंपाइल जा किया रहा है जा रहा है। तब कोई एरर हो जाए। हाँ, अच्छा अब देखें, अगर प्रिंटिंग की हम बात करें तो प्रिंटिंग करते वक्त कोई एरर हो सकता है, पेजेस आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, यस सर। टाइपिंग एरर भी हो सकता है, ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है। या इसके अलावा जो है अगर एक कोई वर्ड मिसप्रिंट हो जाए या फेड हो जाए इंक, तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग एरर का मतलब क्या है कि सारे के सारे वो एरर्स जो लिखते वक्त हुए। ठीक है, तो यस मल्टीपल सिनेरियोज के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि लॉ में काफी ड्राफ्टिंग एरर्स हैं। पार्लियामेंट ने लॉ कुछ और बनाया था लेकिन प्रिंट कुछ और हो गया। तो यस ऐसे सर। सिनेरियो के अंदर भी उस लॉ को ठीक तो करना है ना। अब पार्लियामेंट के पास अगर हम उस लॉ को चेंज होने के लिए भेजेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बहुत लेंदी है, यस सर। उसमें मल्टीपल आपको कंसेंट्स लेने पड़ते हैं, वोटिंग होती है, फिर इसके बाद अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक बड़ा डिटेल्ड लॉन्ग प्रोसीजर है। दूसरा ऑप्शन यस हमारे पास क्या है कि जुडिशरी को हम अथॉरिटी दे दें कि आप जो है ऐसे छोटे मोटे इश्यूज को अपने एंड पर सॉल्व कर लो। तो जजेस इंटरप्रिटेशन के थ्रू इस किस्म के जो छोटे मोटे एरर्स होते हैं उनको रेक्टिफाई कर लेते हैं, यानी कि करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग यस एरर की वजह से इंटरप्रिटेशन जरूरी हो गई, इंटरप्रिटेशन करना पड़ती है, और जजेस जो है अपने रोल से हटकर काम कर रहे होते हैं। जजेस का काम है लॉ को अप्लाई करना, ठीक है, लेकिन उनको सर्टेन करेक्शन भी करनी पड़ती है, पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर सर्टेन चेंजेस भी करनी पड़ती है, जिसका एक डिसएडवांटेज है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अंडरमाइन होती है, वो आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं। खैर, यहाँ तक बात समझ आ गई कि भाई दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, ब्रॉड वर्ड्स की वजह से इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, एम्बिग्विटी की वजह से इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, सिमिलरली ड्राफ्टिंग एरर की वजह से भी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। राइट। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिस्कस किया जा सकता है इन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, न्यू डेवलपमेंट्स इन लॉ, न्यू डेवलपमेंट्स इन सर्कमस्टांसेस। नई डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है कि देखिए, लॉ तो बहुत पहले बनाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे यूके के अंदर ना थेफ्ट एक्ट 1968 वाला यूज हो रहा है आज भी। 1968 वाला लॉ 2021 में भी एप्लीकेबल है। तो राइट। मुझे ये बताओ कि 1968 के बाद थेफ्ट के कितने मल्टीपल वेज इंट्रोड्यूस हुए होंगे, चोरी यस करने सर। के कितने नए रास्ते आए होंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री लॉ ने तो उसको कवर ही नहीं किया।
तो क्या ऐसे ही राइट छोड़ देंगे? उन थेफ्ट के ऊपर सर। कोई वो नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे एक्शन लिया जाएगा? उस वक्त का जो लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे, उसका मीनिंग ऐसे निकालेंगे कि वो मॉडर्न डे इश्यूज को क्या कर ले, कवर कर ले। अब जैसे यस आपको रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्सेस DHSS के केस के अंदर ऑब्जर्व करने को मिलेगा। इस केस को रीड करें। सर, एबॉर्शन एक्ट 1967 की बात कर रहे हैं ठीक है। सर, जिसमें बोल रहे हैं कि एबॉर्शन कैन बी डन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का मतलब है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स, राइट। ठीक है। अब सर, जैसे सर वो उस वक्त ऑपरेशन होता था सर, अब हम्म। सर नई मेडिसिन भी टेक्निक्स आ आ गए। गई। यस सर। नई टेक्निक्स आ गई। अच्छा देखें, अबॉर्शन एक्ट 1967 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन था कि अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स करें। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त अबॉर्शन की जो टेक्निक अवेलेबल थी वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी थी। सही है, राइट तो एक रिक्वायरमेंट रखी हुई थी कि सर्जरी कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर्स, व्हिच इज रीजनेबल। ठीक है, बल्कि बड़ी अच्छी पॉलिसी। सही है, ताकि जो ऐसे स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, वो अटेम्प्ट भी ना करे अबॉर्शन के लिए। सही है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। डॉक्टर्स को तो सारी नॉलेज होती है, जो स्टाफ होता है वो राइट सर्टेन चीजों के लिए ट्रेंड होता है। तो ये पॉलिसी थी 1967 की। लेकिन जजेस को जो है इस पर्टिकुलर लॉ को मॉडर्न डे इश्यूज को कवर करने के लिए यूज करना था। अब क्वेश्चन उठा कि वेदर अबॉर्शन थ्रू मेडिसिन कैन बी परफॉर्म्ड बाय नर्सिंग स्टाफ और नॉट। ठीक है, अबॉर्शन जो है थ्रू मेडिसिन नर्सिंग स्टाफ परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता? लॉ में मेंशन्ड है, ये बताओ। लॉ में मेंशन्ड है कि नर्सिंग स्टाफ कर सकता है या नहीं? नहीं मेंशन्ड। नहीं लॉ में तो मेंशन। क्लियरली लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स करेंगे। यस लेकिन सर। क्योंकि अब नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई डेवलपमेंट आ गई है, तो जजेस ने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की? जजेस ने इंटरप्रिटेशन ऐसे की कि देखें, अबॉर्शन एक्ट जो है वो 1967 का है, और उस वक्त पार्लियामेंट ने डॉक्टर्स का वर्ड यूज इस वजह से किया था कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निक अवेलेबल थी सर्जरी वाली। अब क्योंकि मॉडर्न डे के अंदर मल्टीपल आपके पास मेथड्स आ गए हैं अबॉर्शन के लिए, तो नर्सिंग स्टाफ का मेडिसिन देना जो है वो कोई मसला नहीं है। उन वो मेडिसिन बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसके अंदर कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नर्सिंग स्टाफ भी दे सकता है और अबॉर्शन कर सकता है। देखें, लॉ के अंदर एक चीज कवर्ड नहीं थी, जजेस ने इंटरप्रिटेशन के थ्रू लॉ को अप्लाई करवा दिया। वो पर्टिकुलर चीज मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन जो है वो लॉ के अंदर इंक्लूड कर लिया इंटरप्रिटेशन के थ्रू। राइट अगर एडिशन। इंटरप्रिटेशन, हाँ, अगर इंटरप्रिटेशन की अथॉरिटी जजेस के पास नहीं होती तो क्या होता पता है? जजेस पहले नोटिफाई करते कि अबॉर्शन एक्ट 1967 के अंदर लैकनेस है, ये पर्टिकुलर चीज इसमें कवर्ड नहीं है। पार्लियामेंट में वो लॉ जाता, पार्लियामेंट की जो है वो पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता, रीडिंग होती, फिर प्रपोजल निकलता कि नए लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। फिर इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता, फिर इसके बाद वोटिंग होती। फिर अगर कोई ऑपोजिशन का बंदा सिर्फ और सिर्फ अपोज करने के लिए कि इस गवर्नमेंट में ये लॉ नहीं बनना चाहिए,
कोई ऑब्जेक्शन डाल देता, फिर वापस से सारा प्रोसीजर फॉलो होता, फिर इसके बाद वोटिंग होती, फिर अगर कुछ लोग किसी वजह से इसको अपोज कर देते, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से इसको अपोज कर देते, तो ये लॉ पास ही नहीं हो पाता। 5 साल लग जाते, ये लॉ नहीं निकलता। क्यों? प्रोसीजर इतना बड़ा है, पार्लियामेंट का एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है, सारे पार्लियामेंटेरियंस को फॉलो करना है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर वहां पे लॉ बहुत कम सिचुएशंस में आते हैं, वॉर वगैरह की सिचुएशन में फिर भी जो है वो थोड़ा क्विकली लॉ पास हो जाते हैं। अदरवाइज पार्लियामेंट में लॉ बनने का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो देखिए इंटरप्रिटेशन का फायदा भी हो रहा है, इंटरप्रिटेशन का फायदा भी हो रहा है कि लॉ डेवलप हो रहा है, पुराना लॉ नए इश्यूज को कवर कर लेता है अगर जजेस इंटरप्रिटेशन प्रॉपर्ली करें तो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, चेंज इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। चेंज इन द यूज ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि वर्ड्स की जो मीनिंग है तो चेंज हो सकते हैं विद टाइम। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वर्ड उस वक्त सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन मॉडर्न डे में वो नर्सिंग स्टाफ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। रिप्रेजेंट करना है। यस सर। तो वर्ड्स के मीनिंग विद टाइम चेंज हो सकते हैं, इस वजह से भी जजेस को क्या करना पड़ जाता है, मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ जाता है, यानी कि इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि भाई लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है और जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से वो डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लॉ का क्या मतलब होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जरा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। ये तो हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंटरप्रिटेशन की नीड क्या है, इंटरप्रिटेशन जजेस क्यों करते हैं। ठीक है, यस अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, कैसे मीनिंग फाइंड आउट किया जाता है। तो देखें, इसमें हमारे पास दो मेजर हेड्स हैं, दो मेजर रूल्स हैं और दो मेजर हेड्स हैं जिनको यूज करते हुए जजेस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। पहला हेड है लिटरल अप्रोच और दूसरा हेड है पर्पसिव अप्रोच। ठीक है, लिटरल यस अप्रोच का मतलब क्या है बहरोज के जजेस विल फोकस ऑन literal meaning of words that is causing trouble, that is causing confusion basically। लिटरल अप्रोच को जब जजेस अडॉप्ट करते हैं तो जजेस उस वर्ड के लिटरल मीनिंग के ऊपर फोकस करते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करा है। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग। यस सर। सही है, जो वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखेंगे और बस उसके मीनिंग के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब बड़े इंटरेस्टिंग केस फैक्ट सामने आएंगे, बड़ी अजीब अजीब सी सिचुएशन सामने आएंगी जहां पर लिटरल अप्रोच को जजेस ने अडॉप्ट किया और इंटरप्रिटेशन की, जिससे अनफेयरनेस भी देखने को मिली और जिससे आपको फेयरनेस भी देखने को मिली। मल्टीपल सिनेरियोज आगे डिस्कस करेंगे। तो लिटरल अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि भाई जजेस विल फोकस ऑन लिटरल मीनिंग ओनली। लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट? लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड दैट इज कॉजिंग कंफ्यूजन। सही है। यस सर। पर्पसिव अप्रोच का मतलब क्या होगा? कॉमन सेंस यूज करो। पर्पसिव अप्रोच, पर्पस ऑफ लॉ को कंसिडर किया जाएगा। लॉ बना क्यों? राइट। सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे कि लॉ फॉर्म क्यों हुआ, व्हाट्स द डेवलप क्यों हुआ, पर्पस? पर्पस यस। क्या है, इंटेंशन क्या है पीछे। ठीक है, राइट। अब आ जाए जरा लिटरल रूल के ऊपर। लिटरल रूल का मैंने आपको बता दिया, सिंपल मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, ऑर्डिनरी मीनिंग देखेंगे, उस वर्ड का जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये कभी कभी फेयर आउटकम के टूवर्ड्स भी ले जाएगा और कभी कभी एब्सर्डनेस के टूवर्ड्स भी ले जाएगा। एब्सर्डनेस का मतलब एक बड़ी अजीब सी इंटरप्रिटेशन, बड़ी फनी सी इंटरप्रिटेशन जिससे लॉ का मजाक बन रहा है। तो कभी कभी तो बहुत ही फेयर आउटकम्स ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी आपको एब्सर्ड आउटकम्स, अनफेयर आउटकम्स ऑब्जर्व करने को मिलेंगे।
ठीक है, लिटरल अप्रोच बात समझ आ गई आपको? लिटरल अप्रोच के अंदर दो रूल्स हैं, एक लिटरल रूल है, गोल्डन रूल है। अभी हम लिटरल रूल डिस्कस कर, ठीक है? यस सर। अब फिशर वर्सेस बेल का केस रीड करो। So defendant was charged for selling flick knife ठीक है, when he had kept it in shop along with the price tag. But सर उसने बेची नहीं थी, खाली रखी थी। अब देखें, इसका जरा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ऑफेंसिव वेपन्स एक्ट है, उसका एक प्रोविजन है जो कहता है सेलिंग ऑफेंसिव वेपन इज Yes sir. प्रोहिबिटेड। क्या मतलब हुआ? ऑफेंसिव वेपन्स बेचना ऑफेंस है, ठीक Right है? sir. उसको बेचना मना है। डिफेंडेंट ने फ्लिक नाइफ्स, यानी कि वो जो नाइफ नहीं होती जो फोल्डेबल होती है, ठीक है, Yes sir. जिनको फ्लिक करते हैं तो ब्लेड बाहर आता है। डिफेंडेंट ने फ्लिक नाइफ्स अपने शॉप में रखी हुई थी ऑन डिस्प्ले और प्राइस टैग भी लगा हुआ था। अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है, डिस्प्लेइंग डजंट मीन सेलिंग। सही सर। डिस्प्ले का मतलब ऑफर नहीं होती, डिस्प्ले का मतलब बेचना नहीं होता। डिस्प्ले इज इनविटेशन टू ट्रीट। वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो हम A2 में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है जो कहता है डिस्प्ले पर अगर चीज रखी हुई है वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। यानी कि जब तक कि आप जाकर नेगोशिएट नहीं करोगे, जब तक कि जाकर आप फाइनलाइज नहीं करोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो सिंपल सही। मीनिंग क्या हुआ? डिस्प्ले का मतलब बेचना नहीं होता, ठीक है? अब इसको जब चार्ज किया गया, इसने फ्लिक नाइफ रखी हुई थी। ये बात मुझे और आपको पता है, एक आम आदमी को भी हम बताएंगे कि एक चीज डिस्प्ले में रखी हुई है तो बोलेगा ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन सेल करने की है, तभी तो रखी हुई है प्राइस टैग के साथ। लेकिन लेकिन जब इसको चार्ज किया गया तो इसने आर्गुमेंट क्या प्रेजेंट किया कि भाई आपने मुझे किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर चार्ज किया। उसने बोला कि भाई ऑफेंसिव वेपन्स एक्ट में आपको चार्ज किया गया है और इसलिए चार्ज किया गया है कि यू वर सेलिंग ऑफेंसिव वेपन्स। उसने कहा एक मिनट, मुझे बेचते हुए देखा है आपने? मुझे यस सर। बेचते हुए देखा है? फ्लिक नाइफ मैंने सेल किए हैं आपके सामने। किसी को कोई आप ऐसा एविडेंस ले आए, कोई ऐसा विटनेस ले आए जो कहे कि मैंने उसको फ्लिक नाइफ सेल की है। मैंने तो सिर्फ डिस्प्ले पर रखी हुई। राइट सर। डिस्प्ले का मतलब बेचना थोड़ी होता। अब यहाँ पर जजेस को कंफ्यूजन का सामना हो गया। जजेस कंफ्यूज हो गए कि क्या इंटरप्रिटेशन होगी। जजेस ने कहा कि यार देखो, सेलिंग का वर्ड जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लिटरल रूल को यूज करते हैं। सेलिंग का डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं। सेलिंग का जब डिक्शनरी मीनिंग देखा तो उसका मतलब होता है एक्चुअली सेल करना। डिस्प्ले उसके मीनिंग में फॉल नहीं करता, उसकी डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। नहीं सर। तो इसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, इसको छोड़ दिया गया। अब मुझे बताओ ये अनफेयर है या नहीं? सर अनफेयर है। बिल्कुल अनफेयर है, एब्सर्ड है, एब्सर्ड आउटकम है। मजाक बन रहा है लॉ का। लोग यस लॉ सर। के प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे हैं, वर्डिंग्स का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है? लॉ इज ऑल अबाउट गेम ऑफ वर्ड्स, ठीक है? राइट। लॉयर्स कैसे आपको बचा लेते हैं। आप मर्डर कर दो, आप करप्शन कर लो, आप कोई भी चीज परफॉर्म कर लो, अपने लॉयर को सच सच बता दो बस यस कि सर। मैंने ये किया है, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। कैसे? वर्ड्स को घुमा के, वर्ड्स के मीनिंग को घुमा के, उनके मीनिंग को आगे पीछे करके, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट मैनर में करके वो आपको
बचा लेगा। ठीक है, तो देखिए वर्ड्स का गेम है सारा। चीजमैन वर्सेस डीपीपी के ऊपर आ जाए। सब पुलिसमैन जो थे वो पैसेंजर्स में इंक्लूड नहीं होते। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर एक Right. जो बंदा है चीजमैन इज इन्वॉल्व इन एन इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी। ठीक है, Right. अब उसको जब चार्ज किया गया तो उसने कहा कि भाई लॉ जो है वो कहता है कि आप ऐसे एक्ट्स पैसेंजर्स के सामने नहीं कर सकते, लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ पैसेंजर पुलिस वाले पैसेंजर नहीं है, देयरफॉर मुझे चार्ज नहीं किया जा सकता, इसको भी चार्ज नहीं किया गया। क्या आउटकम निकला? एब्सर्ड आउटकम, इलॉजिकल आउटकम। लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिटरल रूल का यूज हो रहा है, वर्ड का ही मीनिंग देखा जाएगा जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देयरफॉर जजेस जो है वो मतलब आप कह लो कि मजबूर है, उनकी पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड का मीनिंग ही देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, इससे ज्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करें। तो देखें एब्सर्ड आउटकम की तरफ मामला जा रहा है, इलॉजिकल आउटकम की तरफ मामला जा रहा है, फेयरनेस ऑब्जर्व नहीं की जा रही। मल्टीपल केसेस में आपको इसकी एग्जांपल मिलेगी। चलिए नेक्स्ट केस के ऊपर आए, व्हाइटले वर्सेस चैपल। And to vote on behalf of. Yes, sir. So it क्या was a समझ आया? crime to vote on behalf of a person. It हु is इज not mentioned इंटाइटल्ड at टू all वोट? if he was died or alive. सही है, ये आपने बड़ी सिंपल सी इंटरप्रिटेशन की, लेकिन अगर इसकी टेक्निकल इंटरप्रिटेशन करें, टेक्निकली इशू इस केस के अंदर ये था कि लॉ था इट इज अ क्राइम टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि हु हैज कैपेबिलिटी टू वोट, जो Right, sir. वोट दे सकता है उसके बिहाफ पर वोट देना मना है, ऑफेंस है। यहाँ पर डिफेंडेंट जिसको चार्ज किया गया था उसने एक डेड पर्सन के बिहाफ के ऊपर वोट किया। To vote अब देंगे. इशू है वेदर वेदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है डिफेंडेंट को या नहीं। डिफेंडेंट ने कहा लॉ में क्या लिखा है, इट इज अ क्राइम टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एंड अ डेड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, देयरफॉर आई कैन नॉट बी चार्ज्ड। इलॉजिकल आउटकम, एब्सर्ड आउटकम, लेकिन लिटरल रूल को यूज किया है भाई। वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, डिक्शनरी मीनिंग को फॉलो करना है, इससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन जजेस नहीं करेंगे एज पर लिटरल रूल। बात समझ आई? क्लियर है बिल्कुल? Yes. कोई क्वेश्चन? No, sir. चले नेक्स्ट केस के ऊपर है, लंदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वर्सेस बेरीमैन। I am entitled to the investigation.
यस सर। जी, क्या समझ आया? सर इसमें सर बैरीमैन जो है वो रेलवे एक्सीडेंट में मर गया ऑयलिंग करते हुए पॉइंट्स, ठीक है, रेलवे पॉइंट लाइंस के। अब सर ठीक है। लॉ में ये है कि एक लुकआउट मैन होना चाहिए जब रेलवे की रिपेयरिंग। रिपेयरिंग हो रही हो या रिलेइंग हो रही हो, ठीक है, दो वर्ड्स मेंशन है, रिपेयरिंग और रिलेइंग। रिलेइंग का मतलब नए तरीके से पैटर्न जो है वो बनाया जा रहा हो, और रिपेयरिंग यस का सर। मतलब उन्हीं पैटर्न्स को रिपेयर किया जा रिपेयर। रहा हो। ठीक है, राइट। लॉ के अंदर ये दो वर्ड्स यूज है। लॉ के अंदर ऑयलिंग का वर्ड यूज नहीं हुआ। जब लॉ के राइट। अंदर ऑयलिंग का वर्ड यूज नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि ऑयलिंग करते वक्त अगर कोई मर गया है तो उसको कंपनसेशन हम नहीं देंगे, क्योंकि फेटल एक्सीडेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर रेलवे अथॉरिटीज लुकआउट मैन देने में नाकाम होती हैं, अगर लुकआउट मैन वो नहीं देती और रिपेयरिंग और रिलेइंग करते वक्त कोई बंदा मर जाता है तो वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। यहाँ पर बंदा जो मरा है वो ऑयलिंग की वजह से मरा है, देयरफॉर रेलवे अथॉरिटीज की कोई जिम्मेदारी नहीं थी लुकआउट मैन प्रोवाइड करने की, देयरफॉर कंपनसेशन भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगेन इलॉजिकल आउटकम, अनफेयर आउटकम, एब्सर्ड आउटकम। क्लियर है? राइट। अच्छा, अब जरा एडवांटेजेस बात कर। लिटरल रूल आपको समझ आ गया? लिटरल रूल होता क्या है कि जजेस फोकस करते हैं ऑन लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड दैट इज कॉजिंग कंफ्यूजन। ठीक है, लिटरल रूल की एप्लीकेशन आपने डिफरेंट केसेस में ऑब्जर्व कर ली। अब जरा लिटरल रूल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखिए, लिटरल रूल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स जज एबिलिटी टू यूज हिज ओन इंटरप्रिटेशन। एक बात याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट सुपीरियर होता है, यानी कि पार्लियामेंट से ऊपर किसी को नहीं होना चाहिए, ना फोर्सेस को, ना जजेस को, ना किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जमहूरियत, आम आदमी के पास पावर होना चाहिए। राइट सर। सही है? डेमोक्रेसी। तो यूके, हाँ, यूके डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर पार्लियामेंट से ऊपर कोई ना हो। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो वोट लेकर आए हैं, ठीक है, तो उनकी अथॉरिटी से बढ़कर किसी की अथॉरिटी नहीं है, ना किसी पुलिस ऑफिसर की, ना किसी आर्मी ऑफिसर की, ना आर्मी एज अ डिपार्टमेंट की, ना पुलिस एज अ डिपार्टमेंट की, ना जजेस की। किसी की भी पावर पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट के वर्ड्स फाइनल होने चाहिए। तो लिटरल रूल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जजेस पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को चेंज नहीं करते। वर्डिंग्स को फोकस करके, वर्डिंग्स के ऊपर फोकस करके उनके ही मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं, पार्लियामेंट्री लॉ को चेंज नहीं करते, न वर्ड्स को चेंज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली वो पार्लियामेंट्री लॉ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट का रूल है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए। जजेस इस रूल को जब यूज करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को इंश्योर करते हैं, सुप्रीमेसी को अपहेल्ड करते हैं, यानी कि वो उनके एक्शन से ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि वो पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कंसिडर कर रहे हैं। अगर जजेस पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को चेंज करेंगे, वर्डिंग्स को चेंज करेंगे, अपने ओपिनियंस ऐड ऑन करेंगे, तो वो बेसिकली क्या कर देंगे, पार्लियामेंट्री लॉ को बिल्कुल चेंज कर देंगे, पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर एडिशन कर देंगे। जी, ठीक है। यस तो उससे क्या होगा, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अंडरमाइन हो जाएगी। क्लियर है? ये सबसे सर। बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लॉयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट, सर्टेनिटी का एलिमेंट। जब जजेस लिटरल रूल को यूज करेंगे तो लॉ में कोई चेंजेस नहीं होंगी, जब लॉ में चेंजेस नहीं होंगी तो आउटकम सेम आएंगे।
उसकी इंटरप्रिटेशन सेम होगी। जब इंटरप्रिटेशन सेम होगी तो लॉ में सर्टेनिटी आएगी, एक ही जैसी एप्लीकेशन होगी। सर्टेनिटी आएगी तो प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट बढ़ जाएगा। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है कि लॉयर्स प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि जजेस का जो है वो डिसीजन मोस्ट प्रॉब्ली क्या आने वाला है। जब लॉयर्स को ये बात पता चलेगी तो वो अपने क्लाइंट्स को अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकेंगे। ठीक है, तो लिटरल रूल का ये एडवांटेज भी एग्जिस्ट करता है। पहला एडवांटेज हमने क्या पढ़ा कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अपहेल्ड हो रही है, डेमोक्रेसी को जो है वो रिस्पेक्ट पे की जा रही है, पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट पे की जा रही है। क्यों? क्योंकि जजेस वर्डिंग्स को चेंज नहीं कर रहे, अपने ओपिनियंस एड ऑन नहीं कर रहे। ठीक है। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा कि प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट, सर्टेनिटी का एलिमेंट बढ़ जाएगा। सही है, जिससे लॉयर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब जरा डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एब्सर्डिटी का एलिमेंट आएगा और अनफेयरनेस का एलिमेंट आएगा। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया ऊपर के मल्टीपल, अब ऊपर जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं, मल्टीपल केसेस के अंदर चीजमैन वर्सेस डीपीपी में अनफेयरनेस ऑब्जर्व की गई। फिशर वर्सेस बेल के केस के अंदर अनफेयरनेस, एब्सर्डनेस जो है वो ऑब्जर्व की गई। सिमिलरली लंदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वर्सेस बेरीमैन के केस के अंदर अनफेयर आउटकम ऑब्जर्व किया गया। ऑल्दो वो जो बंदा ऑयलिंग कर रहा था he was entitled to compensation, लेकिन उसको compensation नहीं दी गई just because of the fact कि ऑयलिंग का वर्ड लॉ में यूज नहीं हुआ। तो देखें, लिटरल रूल को यूज करते वक्त जजेस जो हैं वो कभी कभी अनफेयर डिसीजंस दे देते हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम लिटरल रूल को यूज करने के एडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं जो हमने डिस्कस। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलें, अब ये जो दो बातें आज हमने, दो एलिमेंट्स बेसिकली हमने डिस्कस किए। नंबर वन, नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, देन नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड देन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है, लेक्चर को एक दफा हो सके तो वापस से सुन लेना, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। कल हम जो है इंशाल्लाह गोल्डन रूल से कंटिन्यू करें। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।